Hello students. Hello students. In this is video number 3 on two-phase method. Okay, here we will be discussing the case of invisibility. बच्चों, इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको अनबाउंडेड का केस, यूनिक सॉल्यूशन, मैक्सिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स, राइट साइड जब नेगेटिव हो वो सारे केसेस कवर कर दिए हैं. अब दिस इज द लास्ट केस लेफ्ट. तो ये हमने सीखना है. बहुत आसान है ये वाला केस, और छोटा हो जाता है ये तो इनफिजिबिलिटी वाला. तो चलिए देखते हैं कि कैसे होगा टू फेज मेथड में इनफिजिबिलिटी का केस. देखो बेटा, हमारा है क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय टू फेज मेथड. राइट. तो इसमें मेरा क्वेश्चन क्या है? पहले हम हमेशा यही देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है. तो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है? जो मैक्सिमम या मिनिमम वाला होता है. तो दिस इज माय ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड दीज टू आर माय कंस्ट्रेंट्स, जिसमें लेस देन या ग्रेटर देन या इक्वल टू का साइन दिखाई दे वो कंस्ट्रेंट्स. और जो लास्ट में लिखी होती है बात, वो क्या होती है? मेरी नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन. ठीक है ना. अब तो एलपीपी सबको पता चल गई है. एलपीपी इन तीन चीजों से मिलके बनती है. तो हमने क्या क्या कंडीशंस चेक करनी होती हैं? हमेशा की तरह, चाहे बिग एम मेथड हो, चाहे सिंप्लेक्स हो, चाहे टू फेज मेथड हो, सबसे पहले चेक कीजिए कि राइट साइड सभी कंस्ट्रेंट्स की पॉजिटिव है कि नहीं. ठीक है ना. तो आप देख लीजिए, आपके दो कंस्ट्रेंट है, दोनों, एक की राइट साइड 4 है और एक की राइट साइड 18 है. तो दोनों की राइट साइड हमारी पॉजिटिव है, तो हमारा काम बिल्कुल ठीक है, हमें कुछ नहीं करना. फिर हमें देखना है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम का है या मैक्सिमम का है. अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम का ही ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो बहुत अच्छी बात है, हमें कुछ नहीं करना. अगर ये मैक्सिमम का होता तो क्या करते? इसको पहले -1 से मल्टीप्लाई करके कॉरेस्पॉन्डिंग मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट कर लेते. थर्ड कंडीशन चेक करनी चाहिए कि जितने भी क्वेश्चन में वेरिएबल्स दिए हुए हैं, x1 x2, जितने भी वेरिएबल्स क्वेश्चन में दिए हैं, दे ऑल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. कोई भी वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो वो भी हमारी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड है. तो तीन कंडीशन जो हम स्टार्टिंग में चेक करते हैं प्रॉब्लम के अंदर लगाने से पहले टू फेज मेथड, वो हमारी तीनों होल्ड करती है. ठीक है. अगर अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल दे रखा हो तो कैसे हैंडल करते हैं, वो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको समझा दिया है. ठीक है. इससे पहले वाली वीडियो में जो क्वेश्चन किया था उसमें सारे केसेस कवर हो रहे थे. ठीक. तो अब क्या करना है? मुझे क्वेश्चन को ठीक करना है. अब टू फेज 1 और फेज 2 दो मेथड्स लगाने हैं. तो मैंने क्वेश्चन को पहले ऊपर से पूरा उतार लिया. ठीक है. तो ये देखिए, पहले कंस्ट्रेंट्स के अंदर स्लैक और सरप्लस वेरिएबल डालेंगे ताकि मेरे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए टेबल के अंदर डालने के लिए. तो देखिए, पहला कंस्ट्रेंट है मेरा x1 + x2 लेस देन इक्वल टू 4. आपको पता है लेस देन के कंस्ट्रेंट में हम हमेशा क्या डालते हैं? स्लैक वेरिएबल. तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी? स्लैक वेरिएबल डाल दूंगी s1, और ये क्या बन जाएगा? मेरा इक्वालिटी. ये काम आप बहुत बारी कर चुके हैं, सिंप्लेक्स में भी किया है और टू फेज की भी बहुत सारी वीडियो देख चुके हो आप. तो s फॉर स्लैक, क्योंकि पहली बार डाला तो s1, लेस देन के कंस्ट्रेंट में स्लैक वेरिएबल डालो तो इक्वल टू साइन. ठीक है. अब दूसरे कंस्ट्रेंट में आ जाइए. देखो इसमें क्या है? ग्रेटर का साइन है. इसका मतलब लेफ्ट साइड ग्रेटर है राइट साइड से. तो लेफ्ट साइड पे कुछ माइनस करूंगी तभी वो राइट साइड के बराबर बनेगा. तो वट एवर इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड इज कॉल्ड माई सरप्लस वेरिएबल. आपको पता है कि जब भी सरप्लस वेरिएबल डाला जाता है हम साथ में आर्टिफिशियल वेरिएबल जरूर ऐड करते हैं. तो मैंने आर्टिफिशियल वेरिएबल डाल दिया a1. a फॉर आर्टिफिशियल, फर्स्ट टाइम डाला है तो इसलिए 1 आ गया. याद रखनी है बेटा ये बातें कि लेस देन का कंस्ट्रेंट हो तो सिर्फ स्लैक वेरिएबल ऐड करते हैं. ग्रेटर का कंस्ट्रेंट हो तो सरप्लस माइनस करो और आर्टिफिशियल ऐड करो. क्यों करा आर्टिफिशियल ऐड? ताकि इसकी एंट्री टेबल के अंदर हो और ये अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना के दे. सरप्लस वेरिएबल हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बना के देता. ठीक है. अब आपको पता है कि जितने भी वेरिएबल्स हमने डाले दे ऑल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो हमारे ये s1 s2 a1 जो हमने अपनी तरफ से डाले ये बन गए ग्रेटर देन 0. अब देखो बेटा, मिनिमम z लिखा हुआ है. यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना था. आपको ये बात याद रखनी है कि फेज 1 जब आप लगाते हैं, फेज 1 में हम कॉस्ट जो है उसको 0 ले लेते हैं. सारे लेजिटिमेट वेरिएबल्स, जितने भी वेरिएबल्स हैं क्वेश्चन में, उनकी सबकी कॉस्ट हम 0 ले लेते हैं. स्लैक और सरप्लस की हमेशा ही 0 होती है. सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल की कॉस्ट कंसीडर की जाती है, और आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या है? मेरा a1, और इसकी कॉस्ट हमने 1 असाइन कर दी यहाँ पे. ठीक है. तो आर्टिफिशियल वेरिएबल को कॉस्ट देते हैं, दैट इज 1. ये सिर्फ फेज मेथड में ही होता है. टू फेज मेथड में हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कॉस्ट कंसीडर नहीं करते, क्योंकि फेज 1 हमें क्या देता है? सिर्फ इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाल कर देता है, वो हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं देता. ठीक है.
और ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जरूरत ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए होती है। ठीक है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन तो कंस्ट्रेंट से निकल जाता है। ठीक है, तो हमने सिर्फ ये बात मेन ध्यान रखनी है कि फेज 1 में वी कंसीडर ओनली द आर्टिफिशियल वेरिएबल इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन विद द कॉस्ट ऑफ 1, राइट। अब लगाने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। टेबल कैसे बनती है, हमेशा हमारी CB, VB, XB से टेबल बनाते हैं। फिर जो वेरिएबल आ रहे हैं क्वेश्चन में x1, x2, s1, s2 और a1 आ रहा है, CJ में इनका कोफिशिएंट लिखेंगे। तो आपने CJ में अपनी बारी सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल ले रखा है तो आर्टिफिशियल वेरिएबल लिख दिया हमने। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन जहां मेरी पेंसिल है देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमने सिर्फ a1 ले रखा है, बाकी सबका कांस्टेंट 0 हो गया कोफिशिएंट। तो हमने बाकी सबके कोफिशिएंट 0 ले लिए, a1 के ऊपर 1 ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इन कोफिशिएंट्स को, कांस्टेंट्स को नीचे उतारेंगे। देखो पहला कंस्ट्रेंट जहां मेरी पेंसिल है, ये x1 का कोफिशिएंट 1 है तो मैंने 1 लिख दिया, x2 का भी कोफिशिएंट 1 है तो हमने 1 लिख दिया x2 के अंदर, s1 का कोफिशिएंट 1 है तो s1 के कॉलम में 1 आ गया, s2 और a1 है नहीं तो दोनों 0 हो गए। ठीक है ना, और फिर सेकंड कंस्ट्रेंट उतारो। देखो सेकंड कंस्ट्रेंट में x1 का कोफिशिएंट 2 है तो मैंने 2 लिख दिया, x2 का कोफिशिएंट 3 है तो x2 के नीचे 3 आ गया, s1 है नहीं तो 0 आ गया, s2 का कोफिशिएंट -1, a1 का कोफिशिएंट 0। दिस इज हाउ वी राइट डाउन द कंस्ट्रेंट्स इन द सिंप्लेक्स टेबल। ठीक है बच्चों, अब देखो XB के कॉलम में क्या आता है, राइट साइड ऑफ द कंस्ट्रेंट। राइट साइड क्या है मेरी, 4 और 18, तो मैंने 4 यहाँ लिख दिया, 18 यहाँ लिख दिया। अब VB के कॉलम में क्या आएगा, VB के कॉलम में क्या आता है, मैंने आपको बताया स्लैक वेरिएबल्स और आर्टिफिशियल वेरिएबल आते हैं। ठीक है, तो पहले कंस्ट्रेंट के अंदर हमने स्लैक वेरिएबल डाला था तो स्लैक आ जाएगा, दूसरे कंस्ट्रेंट में हमने आर्टिफिशियल डाला था तो आर्टिफिशियल आ जाएगा। सरप्लस कभी नहीं आएगा VB के कॉलम में पहली टेबल में, क्योंकि वो अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनने देता। आप ध्यान से देखिए S1 और A1, देखिए अंदर क्या S1 और A1 ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाया। इधर देखो ये रहा S1 का कॉलम और ये रहा A1 का कॉलम जहां मेरी पेंसिल है। देखो 1 0 0 1 दोनों ने मिलकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दिया। इसका मतलब मैंने VB में वैल्यू सही लिखी है, S1 और A1। अब आपको पता है CB का कॉलम फिल करना है। CB का कॉलम कहाँ से फिल होगा बेटा, इधर देखो CJ के कॉलम से फिल होता है। देखो CJ में देखो S1 के ऊपर क्या लिखा है 0 और A1 के ऊपर क्या लिखा है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा S1 के लिए 0 और A1 के लिए आ जाएगा 1, राइट। इतना होने के बाद जब टेबल सेट हो जाए तो पहले ZJ निकालो। आपको मैंने सिखाया हर बारी कि ZJ निकालने का क्या तरीका है, जिस भी कॉलम का ZJ निकालना है उसको लेफ्ट कॉर्नर से, एक्सट्रीम लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर दो CB वाले कॉलम से एलिमेंट वाइज। तो देखो 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 0 प्लस 1 इंटू 2 2, तो मेरा ZJ आ गया 2। ठीक है बच्चों, ऐसे ही इसका करिए x2 का 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 3 3, ऐसे ही S1 का निकाल लीजिए 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 0 और ये आ गया -1। ठीक है, 0 इंटू 0 1 इंटू 1, राइट। ये आ गए। अब निकालेंगे ZJ माइनस CJ। ZJ तो बेटा ये जो अभी अभी निकाले ये ZJ है और CJ वो जो टॉप में लिखे हैं जहां मेरी पेंसिल है, कॉरेस्पॉन्डिंगली माइनस कर दो। देखो 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 0 3, 0 माइनस 0 -1 0। ठीक है, एक बार नजर मार लीजिए, आपको प्रॉपर्टी मैंने बता रखी है कि ZJ माइनस CJ कॉरेस्पॉन्डिंग टू बेसिक वेरिएबल इज ऑलवेज 0। तो देखो बेटा VB के कॉलम में क्या लिखा है S1 और A1, जरा देखें S1 और A1 के नीचे क्या आया हमारा। देखो S1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ZJ माइनस CJ जहां मेरी पेंसिल है 0, A1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ZJ माइनस CJ मेरा 0 है। तो अगर ये दोनों 0 आ रहे हैं बेसिक वेरिएबल के ZJ माइनस CJ, तो हमारी कैलकुलेशन काफी हद तक ठीक है, राइट। फिर हमने क्या सिखाया है आपको कि अगर ZJ माइनस CJ सब के सब लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए तो आंसर आ चुका है, और अगर एक भी पॉजिटिव आ जाए तो जो मैक्सिमम पॉजिटिव होगा, लार्जेस्ट पॉजिटिव ZJ माइनस CJ विल बी एंटरिंग इनटू द बेसिस। तो आप देखिए आपके 2 ZJ माइनस CJ आए हैं, एक 2 और एक 3, दोनों पॉजिटिव आए। ठीक है ना, अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो क्या करें, जो ज्यादा बड़ा है उसको सिलेक्ट कर लो। तो मेरा कौन सिलेक्ट हो गया यहाँ पर, 3 सिलेक्ट हो गया, तो मैंने 3 के नीचे एरो बना लिया। अब ये 3 सिलेक्ट हुआ है तो ये आपका क्या बन गया, जिसको मैंने सर्कल किया है ये मेरा बन गया पाइवेट कॉलम। मैं लिख देती हूँ, ये तो मेरा बन गया है पाइवेट कॉलम। ठीक है, और मेरा ये वेरिएबल क्या है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल x2
मेरा x2 बन गया एंटरिंग वेरिएबल। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या है एंटरिंग वेरिएबल का, कि जब मैं नेक्स्ट टेबल बनाऊंगी तो नेक्स्ट टेबल में S1 या A1 में से कोई भी एक अपनी जगह छोड़कर चला जाएगा और उस जगह पर x2 आके बैठ जाएगा। ठीक है, तो अब x2 किसकी जगह पे बैठेगा, कौन जाएगा इनमें से S1 और A1 में से, तो उसके लिए निकालेंगे रिप्लेसमेंट रेशियोज। रिप्लेसमेंट रेशियोज का फॉर्मूला XB अपॉन पाइवेट कॉलम वेयर वैल्यूज आर ग्रेटर देन 0। दोबारा से सुन लीजिए, मैं लिख देती हूँ ये बातें। हमारा एंटरिंग वेरिएबल कौन आया, x2। x2 इज द एंटरिंग वेरिएबल। अब आउटगोइंग वेरिएबल कौन होगा, कौन अपनी सीट छोड़ के जाएगा और x2 को अपनी जगह देगा, उसके लिए निकालते हैं रिप्लेसमेंट रेशियोज। ठीक है, रिप्लेसमेंट रेशियोज का फॉर्मूला XB अपॉन पाइवेट कॉलम। पाइवेट कॉलम में वो एंट्री लेते हैं जो कि ग्रेटर देन 0 होती है, राइट। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए XB का कॉलम बेटा ये रहा जहां मेरी पेंसिल है, 4 और 18। ठीक है, और पाइवेट कॉलम क्या है, जिसको मैंने ये सर्कल किया हुआ है, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एंटरिंग वेरिएबल मिला 1 और 3। कॉरेस्पॉन्डिंगली डिवाइड करो, देखो 4 बाय 1 विच इज इक्वल टू 4, 18 बाय 3 विच इज इक्वल टू 6। तो कौन सी मिनिमम रिप्लेसमेंट रेशियो होगी, दोनों में से जो छोटी आएगी वो मेरी सिलेक्ट हो गई। तो दोनों में से छोटी कौन सी है, 4, तो ये मेरी सिलेक्ट हो गई। तो मैं क्या करूंगी, इस पूरे को मैं ऐसे करके मार्क कर दूंगी, राइट। ये मेरी क्या बन गई है, ये जो मेरी अभी अभी सिलेक्ट होके आई है, इसको बोलेंगे पाइवेट रो। ठीक है, और ये पाइवेट रो मेरी किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, देखो जरा किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, जहां मेरी पेंसिल जा रही है, क्या है ये S1। इसका मतलब S1 अपनी सीट छोड़ देगा और उसकी जगह नेक्स्ट टेबल में x2 आ जाएगा। ठीक है, एक तो हमें ये बात पता चली। दूसरी बात, हमारा पाइवेट एलिमेंट क्या होगा, देखो इधर पाइवेट एलिमेंट क्या होता है, विच लाइज इन बोथ पाइवेट कॉलम एंड पाइवेट रो। तो देखिए पाइवेट कॉलम के अंदर और पाइवेट रो के अंदर लाई करने वाला ये 1 है, जहां मेरी पेंसिल है यही वाला 1 है। तो ये पाइवेट एलिमेंट क्या बन गया, मेरा 1 बन गया। ठीक है बेटा, तो ये बातें हम नीचे लिख लेते हैं कि हमारा S1 इज द आउटगोइंग वेरिएबल और मेरा पाइवेट एलिमेंट क्या है, 1। क्या होता है पाइवेट एलिमेंट, जो रो में और कॉलम में दोनों में लाई करेगा, पाइवेट रो और पाइवेट कॉलम दोनों में लाई करेगा। ठीक है बेटा, इसके बाद हम दोबारा से अपनी टेबल बनाएंगे। टेबल हमेशा की तरह CB VB XB से शुरू होगी और जो भी आपके ये कॉलम्स बने हुए हैं X1 X2 S1 S2 और क्या डाला था मैंने, A1। ठीक है, इनके ऊपर CJ डाल दो, X1 0 X2 0 S1 S2। और हमें पता चला था कि नेक्स्ट टेबल में S1 चला गया था और उसकी जगह पर मेरा क्या आया था, S1 की जगह पे एंटरिंग वेरिएबल क्या था, x2। तो x2 यहाँ आ गया और A1 अपनी जगह रहा। ये टेबल मेरी बन गई, राइट। अब देखिए कोफिशिएंट CB के कहाँ लिखे जाते हैं, CB से कहाँ से वैल्यू आती है, x2 और A1 के ऊपर से आएगी। देखो x2 का कोफिशिएंट क्या है, CJ में 0 और A1 का कोफिशिएंट क्या है, CJ में 1। तो इधर 0 आ गया, इधर 1 आ गया। ठीक है बच्चों, अब रो कैसे फिल होंगी बाकी की, इधर देखिए सबसे पहला काम क्या होता है मेरा, पाइवेट एलिमेंट को 1 बनाना। ये जो 1 है इसको 1 बनाना है, मतलब ये ऑलरेडी 1 है तो हमारा काम हुआ हुआ है। ठीक है बच्चे, अगर ये 1 ना होता, कोई और नंबर होता तो हम पूरी रो को उस नंबर से डिवाइड कर देते ताकि मेरा पाइवेट एलिमेंट 1 बन जाए, राइट। तो मैं इस फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं आएगा, फर्स्ट रो को मैं एज इट इज नीचे कॉपी कर दूंगी। ठीक है ना, बिकॉज माई पाइवेट एलिमेंट इज ऑलरेडी 1। तो मैंने लिख दिया 4 1 1 1, 3 बारी 1 है, फिर 0 और 0, राइट। अब क्या करते हैं, आप सबको पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनवाना है हमें x2 से, तो पाइवेट एलिमेंट को 1 बनाते हैं और पाइवेट एलिमेंट के ऊपर और नीचे अगर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट होता है तो उसको हम 0 बनाते हैं। तो अब मुझे इस 3 को 0 बनाना है। ठीक है ना बेटा, इस 3 को 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाऊंगी मैं। तो मेरे को किस में चेंज लगाना है, पूरी रो R2 में चेंज लगाना है ना, R2 मीन्स सेकेंड रो। तो मैं ऑपरेशन क्या लगाऊंगी, आपको सिखाया हुआ है मैंने फॉर्मूला इसका, सिंप्लेक्स में भी सिखाया, बिग एम में भी सिखाया है। न्यू R2 इक्वल टू ओल्ड R2। पहले तो जो रो चेंज करनी है उसका नाम लिखो न्यू R2, फिर उसी रो का ओल्ड लिखो माइनस जिस एलिमेंट को 0 बनाना है। मुझे 3 को 0 बनाना था ना, तो मैंने लिख दिया 3 मल्टीप्लाइड बाय न्यू क्या लेंगे, जिसको आपने अभी अभी ठीक किया। हमने सबसे पहले R1 को ठीक किया ना, तो मेरा न्यू R1 आ जाएगा।
ठीक है बेटा, ये मेरा फॉर्मूला बन गया, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन बन गई। अब मुझे क्या करना है, ओल्ड R2 के नीचे ओल्ड R2 के एलिमेंट्स लिखने हैं। देखो ओल्ड R2 कहाँ होगी, ओल्ड टेबल में। ये मेरी ओल्ड टेबल, इसमें से R2 के एलिमेंट्स उठाओ, 18, 2, 3, 0, -1 और 1। ठीक है, इसको ओल्ड R2 को ओल्ड R2 के नीचे लिख लो। ठीक है बेटा, मैं यहाँ लिख देती हूँ 18, 2, 3, 0, -1 एंड 1, फिर माइनस 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 3, 3, 3, 3, 3, 3। न्यू R1, न्यू R1 कौन सी है बेटा, जो अभी अभी ठीक करी है। नई टेबल में नई वैल्यू, पुरानी टेबल में पुरानी वैल्यू। ठीक है, जब भी कोई नई चीज उठानी है तो न्यू टेबल जो बना रहे हैं उसी में से उठाएं, और ओल्ड लिखनी है तो उससे ऊपर वाली टेबल में से उठाएं। ठीक है, इनको सॉल्व कर लीजिए। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये देखो मैंने लिख दिया सॉल्व करके। तो मेरी वैल्यू आ गई 6, -1, 0। ठीक है, जो वैल्यूज आई हैं आपकी वो लिख लीजिए इसमें, -1 और A1 में है 1। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, ZJ कैलकुलेट करेंगे एज सच, जैसे हम हमेशा करते आए हैं। ZJ हर एक चीज का, हर एक वेरिएबल का ZJ कैलकुलेट करेंगे, x1, x2, s1, s2, a1। कैसे करेंगे, जिस भी कॉलम का ZJ निकालना है मल्टीप्लाई कर दो लास्ट के कॉलम से, CB के कॉलम से। करिए, 0 × 1 0, 1 × -1 -1। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ ये वैल्यूज जो आ रही है मेरी। आपको कुछ नहीं करना, सीधा मल्टीप्लाई करने हैं ZJ के CB के कॉलम से। इसके बाद निकालिए ZJ - CJ। तो देखिए माइनस करेंगे, CJ लिखे हैं सबसे ऊपर टॉप में, यहाँ जहाँ मेरी पेंसिल है, और ZJ लिखे हैं जो ये वैल्यूज मैंने अभी अभी निकाली, कॉरेस्पॉन्डिंगली माइनस कर दो। ठीक है, ये आ गई वैल्यूज। तो देखिए मेरे सारे ZJ - CJ < 0 आ गए। तो इसका मतलब ये टेबल चलनी बंद, फेज 1 एंड हो गया यहाँ पे। बट आप ये देखिए यहाँ पर आर्टिफिशियल वेरिएबल VB के कॉलम में बच गया। देखो बेटा, अगर आपके सारे ZJ - CJ < 0 आ जाएं एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमेन्स इन द कॉलम ऑफ VB, ठीक है, एट पॉजिटिव लेवल। पॉजिटिव लेवल का क्या मीनिंग है, देखो A1 की वैल्यू 6 आई हुई है। ठीक है ना, इसका मतलब मेरी प्रॉब्लम इनफिजिबल है। मैंने आपको हमेशा बताया आर्टिफिशियल चीज कभी भी सिस्टम में बचनी नहीं चाहिए। अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल लास्ट तक कैरी ऑन हो जाए, खत्म ना हो, तो इसका मतलब प्रॉब्लम इनफिजिबल है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस ऑल ZJ - CJ < 0 and artificial variable, very important line, artificial variable remains in the column of VB, remains in VB, that is basis, basis के अंदर रह गया, remains in the basis, therefore the problem is infeasible। इसमें लिख लो at positive level, remains in the basis at positive level। ठीक है, क्या मतलब है पॉजिटिव लेवल का, देखो A1 की वैल्यू 6 आई है, मतलब < 0 है। दिस इम्प्लाइज द प्रॉब्लम इज इनफिजिबल। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि प्रॉब्लम का कोई फिजिबल रीजन ही नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये प्रॉब्लम इनफिजिबिलिटी वाला जो केस है, ये फेज 1 में ही एंड हो जाएगा, आपका फेज 2 तक पहुंचा ही नहीं। ठीक है, तो फेज 1 में ही अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव नहीं हुआ, तो इसका मतलब मुझे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ही नहीं मिला। सॉल्यूशन ही नहीं मिला तो प्रॉब्लम इनफिजिबल है। तो बेटा इस तरीके से हम इनफिजिबिलिटी देखते हैं टू फेज मेथड्स। ठीक है बच्चों, तो टू फेज मेथड के मैंने सारे केसेस आपको कवर करा दिए हैं। इसमें जो सेकंड वाली वीडियो थी उस क्वेश्चन को जरूर करिए, उसमें मैंने सारे ट्विस्ट लिए हुए हैं, सारे केसेस कंसीडर किए हुए हैं। 3 वीडियो के अंदर टू फेज मेथड मैंने आपका खत्म किया है, ऑल केसेस कवर्ड। आई एम श्योर कि अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको एग्जाम में हर क्वेश्चन आता होगा। आप जिस भी बुक से प्रैक्टिस करते हो उसकी एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए, क्वेश्चंस को पहले ये तीनों वीडियो सुनकर अच्छे से नोट्स बना लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन लीजिए किसी भी बुक से और प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, फोटो भेज दो उसकी, या फिर आप मुझे मेल कर देना, मैं करा दूँगी उस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, थैंक यू।